आज अब हम ये सवाल पूछने वाले हैं जो हमने जनता से पूछा था, वो सवाल आपको दिखाने वाला है कि नीतीश कुमार के हटने का क्या हाल होगा। क्या नीतीश के एनडीए में आने से इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा? 2024 लोकसभा चुनाव में क्या इंडिया गठबंधन इसका खामियाजा भुगतेगा? जब ये प्रश्न हमने सर्वे में लोगों के सामने रखा तो जो नतीजे आए हैं वो आपको दिखा देते हैं। उससे आप तस्वीर समझ जाएंगे कि नीतीश कुमार को लेकर जनता की राय क्या है। हालांकि आपको बता दें, ये जो पूरा सर्वे है इसका पीरियड क्या है, 15 दिसंबर से 28 जनवरी के बीच। तो देखिए, उस समय प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर, ये तमाम मुद्दे बहुत हावी है। देखिए 46%, 46% लोगों ने कहा कि हाँ इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा, लेकिन बहुत करीब सिर्फ 7% पीछे 39% लोग कहते हैं कि नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। ये आंकड़े अपने आप में बता रहे हैं कि देश की तस्वीर नीतीश कुमार की उनके सीने में क्या बन रही है। यानी लोग ये मानते हैं कि उनके इधर उधर जाने से बहुत नुकसान नहीं होगा। अब जो अगला सवाल हमने उनसे पूछा वो सवाल था, नीतीश के इंडिया गठबंधन छोड़ने का जिम्मेदार कौन? बोलते थे ना नीतीश बाबू की आरजेडी ये लोग ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था, तो ऐसे में कौन जिम्मेदार? कांग्रेस को लेकर भी इंडिया गठबंधन के साथियों की नाराजगी थी, लेकिन देखिए जनता की राय कुछ और है। 44% लोग कहते हैं नीतीश कुमार खुद जिम्मेदार हैं अगर वो इंडिया गठबंधन को छोड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के माथे पर लोग ठीकरा फोड़ रहे हैं। 21% लोग कहते हैं कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस के तौर तरीकों की वजह से वो इंडिया से अलग हुए हैं। तो आरजेडी को सिर्फ 13% लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं 15% लोग बीजेपी को भी श्रेय दे रहे हैं। शहजाद जी गौर कीजिएगा, नीतीश बाबू अगर इंडिया गठबंधन को छोड़े हैं तो 15% लोग आपको भी श्रेय दे रहे हैं। कुछ और नंबर्स बताते हैं फिर बात। ये थियरी से नहीं बाकी इत्तेफाक रखते कि हम किसी को तोड़ते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, अगला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या नीतीश के इंडिया गठबंधन छोड़ने के बाद जाति जनगणना का मुद्दा खत्म हो जाएगा? हालांकि बीजेपी बार बार इशारा करती है कि देखिए 5 राज्यों में तो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो तक में डाला, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, लेकिन फायदा नहीं मिला। ये देखिए 59% लोग कह रहे हैं कि देश के मिजाज में कि क्या छोड़ने के बाद जाति जनगणना का मुद्दा खत्म हो जाएगा। हाँ कहने वाले 59% लोग हैं। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं ये सवाल जब हमने लोगों से पूछा, और वहीं ना कहने वाले 28% हैं। दरअसल हमने उनसे ये सवाल पूछा था कि नीतीश के, ये देखिए अब ये सवाल स्क्रीन पर सही आया है, उसको थोड़ा ध्यान से हटा दीजिए। नीतीश के जाने से जाति जनगणना का मुद्दा क्या खत्म हो जाएगा? हाँ कहने वाले महज 26% थे। 49% कह रहे हैं कि नहीं, जाति जनगणना का मुद्दा खत्म नहीं होगा। ये बहुत बड़ा इशारा है अगर इस सर्वे के नतीजों को हम देखें तो। एक बार फिर से आपको बता दें, अभी लगभग 90 दिन बाकी है चुनावों में। ऐसे में बहुत बार बाजी इधर उधर पलटती है, लेकिन सर्वे में इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं अगर आज हो चुनाव, अगर आज ली जाए जनता की राय, तो वो ये सोचते हैं कि जाति जनगणना का मुद्दा खत्म नहीं होगा नीतीश के जाने से। क्या जाति जनगणना पूरे देश में होना चाहिए? ये सवाल जब हमने लोगों से पूछा तब 59.2% लोग कह रहे हैं कि हाँ देश में जाति जनगणना होना चाहिए। वहीं ना कहने वाले 28% लोग हैं। 27.8 जो कि 28% है, 13% कह नहीं सकते। अगला सवाल, क्या नीतीश के एनडीए में आने से एनडीए का 400 प्लस का टारगेट पूरा होगा? जो अगला सवाल हमने लोगों से पूछा वो आपके सामने रख देते हैं। देखिए नीतीश कुमार, बिहार की ये 40 सीटों का असर सब पर पड़ता है, इसीलिए नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट के तौर पर शुरू में आना और उसके बाद से पूरी तरह से पाला बदल लेना, ये क्या इशारा करता है? सवाल यह है कि पीएम कह रहे हैं 400 पार जाएंगे, तो एनडीए प्लस 400 पार पहुंचेगा। सिर्फ 37% कह रहे हैं कि हाँ नीतीश के आने से एनडीए 400 पार पहुंचेगा। वहीं पर नहीं कहने वाले 48% लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये है लोगों की राय। नीतीश कुमार को लेकर बहुत अच्छी राय नहीं दिखाई दे रही है। क्या बार बार गठबंधन बदलने से नीतीश की छवि को नुकसान पहुंचा है? जनता की सोच है, क्योंकि नीतीश बाबू को तो इसकी चिंता नहीं है, लेकिन जनता क्या सोचती है? क्या बार बार इधर से उधर जाने पर उनकी छवि को नुकसान पहुंचता है? इस सवाल पर सुनिए जनता की राय। 71%, सत्य प्रकाश मिश्रा जी आपके खिदमत में पेश है यह आंकड़ा,
71%, 71%, और ठीक उसको पलट दीजिए, सिर्फ 17% कहते हैं नहीं, जबकि 71% लोग ये कहते हैं नीतीश बाबू की छवि खराब हो रही है। आपको लगता है कि नहीं सत्य प्रकाश जी की छवि खराब हो रही है? देखिए, ये छवि का सवाल नहीं है, सिद्धांत का सवाल है। यदि उन्होंने कोई निर्णय किया है हाँ। और उस निर्णय के प्रति वो अडिग रहे और जो कार्य उन्होंने किया, यदि वो कार्य की दिशा और तेज पकड़े तो वो छवि भी बनाता है, और आने वाले समय में जो आपका जो आंकड़ा कह रहा है, जितनी भी फीसदी है वो फीसदी हाँ से ना की ओर बढ़ेगा। ये 71% कह रहा है कि छवि को नुकसान हुआ है। मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं, ताजा ताजा था इसलिए लोगों में गुस्सा होगा, गुस्सा लोग होता है, भूल लेकिन जाएंगे। जब ठीक है, आप शहजाद जी। निर्णय लेते ठीक हैं है। और उस निर्णय में शामिल सभी कार्यों को करते रहते हैं तो फिर आपकी छवि बनती रहती है। शहजाद जी, मैं आपको नीतीश बाबू के आने से फायदा नहीं दिख रहा 400 पार वाला। देखिए अंजना जी, आज तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एक तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक चीज का कायल हूं कि जिस प्रकार से आपने लखनऊ का सुबह मिजाज बताया और अब दिल्ली का मिजाज बताने आई हो, तो ये वर्क एथिक है आपका, और वो भी इस स्टेज में, तो आपको साधुवाद और आपसे प्रेरणा लेने की भी आवश्यकता है कई लोगों को, खासकर जो यात्रा पे चलते हैं। पर देखिए, सीरियस नोट पे मैं आ जाता हूं। मैं तो आपके दोनों सवालों से इतना अभिभूत हूं। एक आपने बताया कि ओनली 15% होल्ड बीजेपी रिस्पॉन्सिबल कि उन्होंने नीतीश बाबू को लाया, मतलब 85% ने कह दिया कि बीजेपी किसी को नहीं तोड़ती। और दूसरी बात, आपका लास्ट सवाल जो है कि 37% ही मानते हैं कि नीतीश बाबू के आने से 400 प्लस होगा। इसका मतलब 63% मानते हैं कि बिना नीतीश बाबू के ही 400 पार है। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमने राजनीतिक मकसद से नहीं, जो सैद्धांतिक मकसद की बात कर रहे थे। एक एनडीए को वोट मिला था 2020 के अंदर, हाँ कुछ परिस्थितियों की वजह से वो गए थे वहां पर, परंतु आज जनता के मैंडेट का सम्मान हो रहा है। परंतु मेरा सवाल देखिए, मेरे भाई आनंद जी बैठे, आनंद जी पूछिए 2019 में महाराष्ट्र में मैंडेट किसको था? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को था। उद्धव जी भी स्वयं मोदी जी की बड़ी फोटो लगाकर वोट मांगा करते थे। आदित्य जी भी खुद मोदी जी के नाम पर जीत के आए। और बताइए कि केवल और केवल अपने परिवार के, अपने बाला साहेब ठाकरे जी के सारे सिद्धांतों को त्याग देकर उन्होंने सत्ता की लालच में जिस प्रकार से समझौता किया, यू टर्न किया, तो इसको पलटना कहते हैं। सावरकर जी पर पलटे, हिंदुत्व पर पलटे। ये उन लोगों के साथ है जो मुस्लिम लीग को सेकुलर मानती है। तो मुझे लगता है, और आज देखिए सारे काम जो बाला साहब ठाकरे जी के थे, हाँ। चाहे वो सावरकर जी को सम्मान देना हो, चाहे वो यूसीसी लाना हो, चाहे वो 370 हटाना हो, अगर कोई उनके बातों को अमल कर रहा है तो हम कर रहे हैं। उनके तो सपनों को पूरा कर रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाला साहब ठाकरे हमारे परिवार से नहीं होंगे, परंतु बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा एक एक हमारे अंदर कण कण भरी हुई है, इसलिए हम उनके सिद्धांतों को पूरा कर रहे हैं। और आपने उद्धव जी को भी पार्टी से बेदखल कर दिया, उनको हेड तो उन्होंने ही बनाया था ना, बाला साहब बना के गए थे ना। हमने किसी को बेदखल नहीं किया। ये देखिए, राजनीति में अगर परिवार को अलग करके पार्टी संख्या और सिंबल के साथ हमारे साथ आती है, क्योंकि सिद्धांत ये था कि एनडीए को वोट मिला था, तो इसका तो आपको बोलना चाहिए कि देखिए यही उद्धव जी को समझना चाहिए कि क्या गलती वो कर बैठे थे। इंडिया से नीतीश के जाने के जिम्मेदार अगर 44% अतुल लोंढे पाटिल साहब लोग नीतीश बाबू को ठहराते हैं, तो दूसरे नंबर पर कांग्रेस है 21% के साथ। ये एक पैटर्न है, हर राज्य में इंडिया गठबंधन में हर कोई ठीकरा आप ही के माथे पे क्यों फोड़ रहा है? बराबर है, जो घर का बड़ा भाई होता है उसी को जिम्मेदार पकड़ा जाता है। यानी कम से कम हम जिम्मेदार तो समझते हैं, गैर जिम्मेदाराना तो हम बयान नहीं करते हैं, कम से कम झूठ तो नहीं बोलते हैं, जुमला तो नहीं देते हैं। मैं तो साधुवाद आपको भी देना चाहूंगा कि आपके जैसे पत्रकारिता करनी चाहिए। मैं तो देखिए, देश के जो मुखिया है वो तो सिर्फ जुमले देते हैं और झूठ बोलते हैं, तो ये झूठापन तो सामने आता है। और मुस्लिम लीग की इन्होंने बात की, इनको बताता हूँ मैं, नागपुर में मुस्लिम लीग के साथ इनका अलायंस है, मुस्लिम लीग का नगर सेवक के साथ इनका अलायंस है, गडकरी जी ने किया है। इन्होंने कर्नाटक में मुस्लिम लीग के साथ अलायंस किया है। तो ये दूसरों को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि क्या करते हैं। हमारे लिए तो मुस्लिम लीग और बीजेपी दोनों भी जो है वो सांप्रदायिक पार्टियां है और अच्छी है और रहेगी, तो ये बात तय है। अभी इन्होंने महाराष्ट्र के बारे में बताया कि इनको मैंडेट मिला था। बिल्कुल आपको मैंडेट मिला था, लेकिन आपने झूठ कहा था, इसलिए शिवसेना आपसे दूर हो गई। लेकिन 2019 के बाद जितने चुनाव हुए, आप नागपुर में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी हारे, नागपुर में आपके देवेंद्र फडणवीस है और गडकरी जी दोनों है। नागपुर में आप जिला पंचायत पूरी तरह से कांग्रेस को हारे, कांग्रेस ने एक हाथ से जीता। फिर नागपुर में टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव हुए, टीचर लोगों ने आपको हराया, यानी ग्रेजुएट लोगों ने आपको हराया, टीचर लोगों ने आपको हराया। फिर विदर्भ में चुनाव अमरावती और अकोला कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव, वो धीरज लिंगाडे जी हम जीत गए। आपके सीटिंग मिनिस्टर डॉक्टर रंजीत पाटिल हारे, बुरी तरह हारे।
फिर कस्बा में चुनाव हुआ, पूना के कस्बा में, सावरकर जी का नाम ले रहे थे, उन्हीं के घर के पास की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां की, वो कस्बा के कॉन्स्टिट्यूंसी में बुरी तरह से 28 साल के बाद बापट जी का देहांत हो गया। बड़ा दुख की बात है। लेकिन उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुआ, वो बाई इलेक्शन में हारे, और अभी इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं हो रही चुनाव लेने की। कोर्ट में जाते हैं, ओबीसी का मसला कोर्ट में डाल के रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है ओबीसी के सीट्स का, और कोर्ट में तुषार मेहता जी प्रेजेंट नहीं होते हैं। 2 साल से केस वहीं पड़ा है, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है बीएमसी का चुनाव लेने की। कम से कम 18 ऐसे बड़े नगर निगम चुनाव कॉर्पोरेशन है, वहां पर चुनाव नहीं है, जिला पंचायत में चुनाव नहीं है। तो जितने चुनाव 2019 के बाद हुए हैं, महाराष्ट्र एक्सपर्ट है, थोड़ा बिहार पर भी बात कर लीजिए, क्योंकि बिहार के नंबर्स पर 6 से 7 में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक एक राज्य पर हम चर्चा करेंगे ही, पर यह भी बहुत दिलचस्प है कि बिहार की चर्चा हो रही है और आनंद दुबे जी भी हमारे साथ है, क्योंकि जब नीतीश बाबू के पलटने की बात होती है तो साथ में चर्चा हो जाती है महाराष्ट्र की, क्योंकि वहां पर भी मैंडेट आप दोनों को साथ मिला था, ये वापस नीतीश बाबू को ले। दुबे जी एक कमेंट दे दें जल्दी से, उसके बाद मैं अंजना जी नमस्ते। 3 पत्रकार आशुतोष जी भी जुड़ गए, दिखा दीजिए आशुतोष जी को। अंजना जी नमस्ते। सबसे पहले मैं बधाई देता हूं इंडिया टुडे और सी सर्वे को, जिन्होंने आज जनवरी के इस महीने में यदि सर्वे किया और एनडीए और इंडिया में जो दिखाया है, अब फरवरी आ गया है सर। मैं वही कह रहा हूं कि अगर इंडिया को 26 और एनडीए को 22 दिखाया है, तो आप देखिएगा कि जैसे जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना आएगा, यह सर्वे बदलता जाएगा, यह सर्वे 40 और 8 का हो जाएगा। क्योंकि आज जिस प्रकार महाराष्ट्र में पार्टियों को तोड़ने की भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से कलंक या षड्यंत्र रचा है, ये महाराष्ट्र की जनता को नागुजार गुजरा है, अच्छा नहीं लगा है, और महाराष्ट्र की जनता जवाब देना अच्छे से जानती है। 40.5% वोट एनडीए के पास है और 44% 5 वोट इंडिया गठबंधन के पास है। और अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि मोदी साहब का बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाया था। अरे साहब, आपने भी तो बाला साहब ठाकरे जी का बड़ा बड़ा होर्डिंग्स लगाया था, तभी तो 41 सीटों पर एनडीए पहुंचा ना। आज वही एनडीए 22 पर क्यों है? और अभी तो जनवरी है, आप देखिए तो अभी 2-3 महीने में कैसे ये अंक गणित बदल जाएंगे और आपके पास 5 से 8 सीटों से ज्यादा विकल्प महाराष्ट्र में नहीं बचेगा, क्योंकि आपने पीठ में छुरा भोंका है, न कि पार्टियों के बल्कि महाराष्ट्र की जनता के। तो जनता जनार्दन कभी माफ नहीं करती, वो अपने मौके का इंतजार करती है। आपने पिछले 10 वर्षों में जो महाराष्ट्र की हालत कर दी है, देश की हालत कर दी है, वो चुनाव के रूप में आपको उपहार के तौर पर जनता देने वाली है। यदि एक अकेला सब पे भारी पूरे देश में 400 पार की बात करता है, तो महाराष्ट्र में क्या हो जाता है? महाराष्ट्र में क्यों नहीं आप 48 में से 48 का दम भरते हैं? महाराष्ट्र में तो आप इस समय 22 हैं, जो घटकर आप धीरे धीरे 7-8 पर आ जाएंगे। तो महाराष्ट्र के आंकड़े नहीं है, लेकिन 22 वहां पर आपको दिखा रहा है। एक बार स्टेट वाइज जो हमने आंकड़े दिन में दिखाए हैं, वो भी अगर हम दिखा दें, बिहार का, महाराष्ट्र का, तो कम से कम इन 2 राज्यों की चर्चा हो जाएगी। अब 3 हमारे साथ विश्लेषक के तौर पर। संजय जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इससे कि इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार के हटने से कोई नुकसान नहीं होगा? क्योंकि ये सब ऐसा इशारा कर रहा है। इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होगा, निश्चित रूप से नुकसान होगा। क्यों नहीं नुकसान होगा? सीटों के नजरिए से देखें तो बिहार में भारी नुकसान दिखाई पड़ता है। अगर परसेप्शन के हिसाब से देखें और वो राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तब भी नुकसान है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इंडिया गठबंधन को बनाने की कोशिश की, जो उसका सूत्रधार था, वही अगर गठबंधन को छोड़ के चला जाए, तो जनता के नजर में एक नजरिया बनता है कि यह गठबंधन एक तरह से कायम नहीं है। तो दोनों तरह से मैं नुकसान देखता हूं, सीटों के नजरिए से बिहार में नुकसान और परसेप्शन के नजरिए से पूरे देश में नुकसान। ठीक है, आपका क्या कहना है शशि जी इस पर? क्योंकि इंडिया से नीतीश के जाने का जिम्मेदार कौन, में तो जनता ने उन्हीं के माथे पर ठीकरा फोड़ दिया है कि 44% भाई आप खुद ही गए। अंजना, आपके सर्वे से 2-3 बातें बहुत साफ है। हाँ। नीतीश जी को अपनी छवि सुधारने की बाकायदा एक सुनियोजित कोशिश करनी चाहिए। उनकी छवि को कहीं ना कहीं डेंट लगा है। मैं सारा का सारा आपके इसी आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूँ। तो उनको अपनी छवि सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। रही बात इंडिया की, जिस तरह से लोग कांग्रेस को तोहमत दे रहे हैं, उससे बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में काफ़ी कुछ सफल हो रही है। हर जगह सारी चीज़ों का दोष राहुल और इंडिया को दे दिया जाता है और कांग्रेस को। तो कहीं ना कहीं जनता को ये बात समझ में आने लगी है कि हाँ, ऐसा ही होगा। तो दूसरी बात ये, अगेन मैं अपना विश्लेषण नहीं कर रहा, ये जो बोल रहा है उसको बोल रहा हूँ। तीसरी बात जो सबसे साफ है वो ये है कि नीतीश जी
के आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा जरूर होगा, पर जिस फायदे की उम्मीद ये आंकड़े बताते हैं की जाती थी या पहले होता था, शायद वो फायदा न हो। तो ये तीन बातें आपके आंकड़े बिल्कुल साफ बोल रहे हैं। ठीक है आशुतोष जी, आपकी नजर में नीतीश बाबू को लेकर ये साफ है कि इंडिया को बहुत फायदा नहीं होगा, तो 400 पार का जो लक्ष्य पीएम एनडीए के लिए रख रहे हैं वो भी नीतीश बाबू कराते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पहली बात तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि चुनाव के अंदर 272 का आंकड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आप कितने फिगर बढ़ा लेते हैं, कितने नहीं बढ़ाते, उसका कोई बहुत मतलब होता नहीं है। तो इसलिए नीतीश कुमार का जो जिस तरीके से उन्होंने पलटी मारी है, इसमें एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नीतीश कुमार अब कितनी भी कोशिश कर ले, उनकी इमेज में किसी तरीके कोई इजाफा होने वाला नहीं है। और क्या उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में उसने जो परफॉर्मेंस किया था 40 में से 39 सीटें आने वाली हैं, क्या वो आएगी? मुझे इसमें पूरी तरीके से संदेह है। अब नीतीश जी को यह समझना है कि दरअसल उनकी असली जो पॉलिटिक्स है वो 2024 के पार्लियामेंट चुनाव के बाद होनी है। और जब 2024 के बाद की जो पॉलिटिक्स है तो दरअसल वही तय करेगी कि नीतीश कुमार का आगे की जो राजनीति है वो कितनी चलेगी, कितनी लॉन्ग लास्टिंग होगी, कितनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। मुझे इसमें अब कोई संदेह नहीं नजर आता कि नीतीश कुमार एक बहुत प्रखर राजनेता थे, लेकिन 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद उनका कोई लंबा राजनीतिक भविष्य है, मुझे इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है सत्यप्रकाश मिश्र जी। आशुतोष जी की बात से सहमत नहीं हूं। इनको याद होगा 2017 के बाद जब 2019 का चुनाव हुआ, हमारे पास 2 सीटें थी बिहार में और 17-17-6 के फॉर्मूला पे हमने चुनाव वहां लड़ा और 39 सीटों को जीतने का दावा कोई सर्वे भी नहीं कर रहा था, लेकिन हम 39 सीट तक वहां पहुंचे। अगर नीतीश कुमार जो विकास के वहां जो उनका जो पैमाना है महिला सशक्तिकरण और अन्य विकास चीजों का, जैसे 10% उन्होंने अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण की वृद्धि की है बिहार में और 94 लाख लोगों परिवार को वो 2-2 लाख रुपया का फायदा पहुंचाने जा रहे हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो नीतीश कुमार अपने कार्य से अपनी छवि को बनाते हैं। जहां सवाल है कि गठबंधन में कभी आप किसी साथी को चुनते हैं, उसका कुछ क्षण भर का नुकसान और लंबा फायदा जरूर होता है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि नीतीश कुमार जी की जो वहां छवि है 2024 के बाद भी वो बहुत अटूट रूप में विकास पुरुष के रूप में, सुशासन बाबू के रूप में कायम रहेगी। जल्दी से आपका कमेंट फिर शशि जी आपके पास। विश्लेषण किया, पलटी मारने की बात उन्होंने की, हालांकि पत्रकारिता से राजनेता से पत्रकारिता, ये मैं उसको पलटी मारने की श्रेणी में नहीं रखता, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता हूं। परंतु बताइए, कांग्रेस कहती थी डीएमके ने राजीव गांधी की हत्या की, आज उनके साथ बैठी है। कांग्रेस ने कहा समाजवादी बसपा यूपी बेहाल 27 साल में, आज उनके साथ बैठी है। आम आदमी पार्टी को कहती है, एक थी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने क्या क्या कहा है कि भ्रष्टाचारी से लेकर ये खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं, उनके साथ बैठी है। तृणमूल कांग्रेस को कहते हैं कैंसर है, कहते हैं राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, और उद्धव सेना को कहते हैं कि बाबरी का विध्वंस इन्होंने करवाया, आज सेकुलरिज्म को बचाने के लिए उनके साथ और आईयूएमएल के साथ। और वही विजयन जी को साउथ में केरला में कहते हैं कि ये कावर्ड है, साइकोपैथ है, करप्ट है, और उनके साथ आते हैं। तो ये पलटी मारना होता है आशुतोष जी, या केवल पलटी मारना, केवल अपनी राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से किसी के ऊपर तोहमत लगा देते हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट है, आप डायरेक्ट जवाब देना चाहेंगे आशुतोष जी? एक राहुल कंवल को इन्होंने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी पत्रकारिता में वापस नहीं आऊंगा। अब वो उस पर पलटी मार गए। मेरे मित्र हैं, मुस्कुराएंगे थोड़ा सा, उनको पता है। वो भी आपसे पर्सनल हो जाएंगे, फिर क्या फायदा? मैं तो कह रहा लगता है मुझे हूँ कि जनता को राजनीतिक पटल पे मैं तो कह रहा आशुतोष के हूँ, रिमार्क्स मैंने तो से अपनी गलती को सुधार कर अच्छी जगह डिसीजन लिया। आप बताइए। ठीक है, वापस शशि जी। भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष प्रवक्ताओं पे की आपकी ये बड़ी अच्छी आदत है कि वो हर डिबेट के केंद्र में मुझे लाके खड़ा कर देते हैं। अच्छी बात है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। मैं तो उन लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने आज से कुछ साल पहले कहा था नरेंद्र मोदी हिटलर। मैं उनका नाम भी नहीं ले रहा हूँ, मैं उनका नाम भी नहीं ले रहा हूँ जिन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी हिटलर हैं, और वो आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रखर प्रवक्ता है। तो ये ठीक है, ये भी एक तरीके का अवसरवा देता है। लेकिन एक चीज स्पष्ट आपको केंद्र में नहीं, आपके दोहरे मापदंड नहीं, आपको केंद्र, बस एक सेकंड, आप इतने महत्वपूर्ण नहीं कि आपको केंद्र मिला है, आपके दोहरे चरित्र को और दोहरे मापदंड को केंद्र मिला है। बिल्कुल, मैं आप जो मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं उसको मुद्दा है ही नहीं, वापस आए हम लोग इशू पे आए। नहीं, मुझे बोल लेने दीजिए, बार ये डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। तो चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत है, मैं उसको तारीफ करता हूं। 2 चीज बड़ी महत्वपूर्ण। पहली बात, नीतीश कुमार, आप जिस गठबंधन में आए थे और जिसके खिलाफ आप लड़ रहे थे कि जो देश के खिलाफ हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप उन्हीं के साथ वापस चले जाते हैं। यह भारत की राजनीति में आज तक पहले कभी हुआ ही नहीं, और यह हो रहा। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। देखिए, तो आप बीजेपी को सीधा सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि सांप्रदायिकता फैला रहे हैं?
ये नीतीश कुमार ने कहा, मैंने नहीं कहा। कुमार ने कहा था, लेकिन वो जंगल राज भी तो कहते हैं। एक तो वो तो जिधर पोजीशन लेते हैं उसके हिसाब से फिर वो ने बोलिंग क्यों करने कहा था लगते कि हैं। इंडिया गठबंधन बनना चाहिए? इसलिए क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए कि संविधान खतरे में है, इसलिए कि देश खतरे में है। सिर्फ दो और लाइन कौन कर रहा शशि के था? पास जाए। नरेंद्र मोदी कर रहे थे। आज आप उनके साथ खड़े होकर गले लग रहे हैं। वो जंगल राज तो भी बोलते हैं, नीतीश फिर कुमार को लालू जवाब से भी देना गले चाहिए। लगते हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ये आप सही मुद्दा कह है। रहे पहले हैं। यही नीतीश अफसर कुमार का एक वाक्य का चरित्र ठीक है, है। बस पर्सनल नहीं, होना चाहिए। पर्सनल नहीं, टॉपिक। इन्होंने कहा कि फलाने को उन्होंने सांप्रदायिक कहा। मान्यवर इंडी गठबंधन कहता है हमें लोकतंत्र बचाना है। बंगाल में कहते हैं ममता दीदी लोकतंत्र को मार रही है, पंजाब में कहते हैं आम आदमी पार्टी मार रही है, केरल में कहते हैं विजयन जी मार रहे हैं और बाकी जगह कहते हैं कि ये मार रहे हैं, वो मार रहे हैं, और उनके साथ आकर केंद्र में दिल्ली में कहते हैं लोकतंत्र इनके साथ बचाएंगे। मेरा केवल इतना कहना है आशुतोष जी, विश्लेषण जब करते हैं तो समदृष्टि से विश्लेषण सत्य जी, कीजिए। सत्य मैं थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहूंगा आशुतोष जी को कि जब ये पहली बार समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ हुआ था, तो आशुतोष जी आप बड़े पत्रकार थे देश में, और जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जी का दस्तखत हुआ था कि हम दोनों पार्टियां एक साथ काम करेंगी। जहां तक सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी के किसी परिभाषा और किसी राजनीतिक स्थिति में नीतीश कुमार ने उस चीज का विरोध किया, लेकिन उसी नीतीश कुमार ने नोटबंदी पर नरेंद्र मोदी जी का समर्थन किया जबकि हम विपक्ष में थे। उसी नीतीश कुमार जी ने भारत में जब पुलवामा का हुआ सर्जिकल स्ट्राइक समर्थन किया जबकि हम विपक्ष में थे, हम नहीं थे एनडीए के साथ। और 2017 से 19 पर जब हम आए तो हमने ईमानदार राजनीति को समर्थन देते हुए बाकी सारे चीजों को भुलाकर 39 सीटें जीती। ठीक है, अभी कुछ हाल फिलहाल की घटना को अगर थोड़ा किनारे कर दे तो नीतीश कुमार ने जो विकास दर है बिहार का उसको तो कम नहीं किया। आपको पता होगा, आप हमेशा एक डेटा लेके आ जाते कि 20 साल में पर कैपिटा इनकम में बाकी राज्य यहां चला गया है और बिहार यहां खड़ा है। आपने बिहार की उन चुनौतियों को देखा होगा कि जाति हिंसा से बिहार को निकाल के नीतीश कुमार ने मुख्य धारा में बिहार को विकास 17-16-6 ठीक है, 17-16-6 ठीक है। शशि शेखर आखिरी बिंदु, शशि शेखर, अच्छा, ठीक बाकी है, लोग आखिरी कहते हैं कि पॉइंट नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन, मैं आपको यहां से घोषणा करके कहता हूं कि इंडिया गठबंधन के जितने भी सदस्य हैं वो इंडिया गठबंधन में वास्तव में है ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस है और उसका नाम है इंडिया और कुछ नहीं है। क्या हुआ था फिर अंदर की बात आज बताइए ना, बताइए कि क्या हुआ। नहीं, जब क्या आप हुआ किसी ऐसा? यात्रा नहीं, को उद्धव जी तो साथ दे रहे थे जो हमें पता चला, ममता दी शायद बिग फ्री हुई थी, क्या हुआ, सब अलायंस बन गया था क्या इंडिया गठबंधन? सच्चाई ये है कि जितनी पार्टियों ने उस पर दस्तखत किया वो हृदय से किया नहीं, और नीतीश कुमार जिस राह को लेकर के खड़े हुए थे, यदि उस पूरी राह को चकनाचूर कांग्रेस पार्टी खुद करे, वैसी स्थिति में कोई गठबंधन नहीं चल सकता। क्या कर दिया? और आरजेडी क्या कर दिया लगातार कांग्रेस ने? कांग्रेस के साथ, क्या किया? आरजेडी लगातार कांग्रेस के साथ डिस्टेबलाइजेशन में लगी हुई थी बिहार उनको को। पीएम कैंडिडेट तो नहीं बिहार बनाया, चलाना है उनको, अरे और उनको बिहार के पीएम लिए प्रतिकट क्या बुलडोजर चलाया, पीएम कैंडिडेट नहीं पीएम और बनाया। संयोजक का सवाल नहीं है अंजना जी, सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आप बिहार की सरकार को किसी भी सीक्रेट अलायंस के तहत अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो नीतीश कुमार जी के पास जो सबसे बेहतर विकल्प और निर्णय है उसके साथ है। शशि जी, 17-16-6 पिछली बार जब यही कॉम्बिनेशन नीतीश बाबू की एक खासियत है कि वो अपने साथ 36% ईबीसी को भी लाते हैं। क्या ये फायदेमंद नहीं हो सकता है? क्या वैसा परफॉर्मेंस रिपीट नहीं हो सकता है? हालांकि जो हम नंबर्स दिखा रहे हैं उसमें 7 जो आरजेडी 0 पे थी वो आरजेडी लेफ्ट प्लस 7 पे पहुंचती दिखाई दे रही है इस बार। मैं यहाँ पर दो बात, पहली बात तो अपने सारे साथी पैनलिस्ट से कहना चाहूंगा कि एक दूसरे पर पर्सनल आक्षेप से बचे, देश आपको देख रहा है। हाँ। और यहाँ जो भी है वो कैसा है उसको सब जानते हैं। रही आशुतोष की बात, तो आशुतोष ने मेरे साथ काम किया और मैं कह सकता हूँ एक ऑनेस्ट पत्रकार थे, आज भी हैं। अब बीच में गए राजनीति करने के लिए, ये उनका निजी वो था, वो अपनी जगह है। अब मैं सिर्फ बिहार की बात करता हूँ। जब भी हम बिहार को के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव कुल 15-16 हजार वोट से हारे थे और उन्होंने जो जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया था वो अपने आप में गजब का परफॉर्मेंस था। तो नीतीश जी के आने के बाद से एकदम से कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है ये मैं नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी ने एक स्मार्ट मूव किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता वहां पर है, जिसको मैं खुद देख कर आया था 20-25 दिन पहले। मैं मोतिहारी के गांव में गया और वहां लोगों से बात की, सड़क से 30-40 किलोमीटर अंदर जाके, तो बहुत सी चीजें साफ हो गई थी उस दिन मेरे दिमाग में। तो ये नीतीश जी का स्मार्ट मूव है। बस इतना है कि इतिहास आमतौर पर रिपीट नहीं करता, अब इस बार कर जाए तो कोई परेशानी नहीं है।
ये बहुत दिलचस्प है। एक और नंबर सामने आपके रखेंगे और वो इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन का कुनबा धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। आपने देखा नीतीश बाबू निकल लिए, जयंत चौधरी का मामला है, इधर अजित पवार ये असल एनसीपी अब बन गए हैं। ये तस्वीरें आ रही हैं, चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई है, इससे भी एनडीए की ताकत बढ़ सकती है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम है, टीडीपी के सर्वसर्वा इन्हें कह लीजिए चंद्रबाबू नायडू, पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं और अगर वो भी यहां पर आते हैं तो एक बार फिर से एनडीए का गुनबा बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, बीजेपी की सबसे बड़ी लड़ाई क्या थी एक वक्त पर कि तमाम पार्टियां अनटचेबल मानती थी बीजेपी को, लेकिन अब अगर एनडीए का कुनबा, इन आंकड़ों में राज छिपा है इसको समझिए, क्योंकि वाईएसआरसीपी जब आप जगन रेड्डी की पार्टी देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में कुल सीटें 8, जिसमें 8 पर वो आ रहे हैं, 14 सीटों का नुकसान दिख रहा है और वहीं 14 का फायदा सीधा चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। लंबे वक्त से अभी वो एक तरह से पॉलिटिकल आप कह ले उनको परछाई में वो चले गए हैं। जगन रेड्डी का वहां पर जबरदस्त अभी आप कह सकते हैं सूरज उगा हुआ है, लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू ऐसा कुछ करते हैं और शायद इसी बात में राज छिपा हुआ है कि एनडीए ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसको अंग्रेजी में कहते हैं संजय जी, फायदा दोनों को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमने देखा है जिन राज्यों को बीजेपी ने कांग्रेस को अन्य पार्टियों को पूरी तरह से गवा दिया, उसमें भी जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो सारी की सारी सीटें बीजेपी को मिल जाती है। आप देखिए ना, मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जहां पर बहुत एंटी बीजेपी वेव भी हमने स्टेट इलेक्शंस में देखा, वो सारी सीटें पीएम मोदी के नाम पे देती है। इसी वजह से इन तमाम क्षेत्रीय दलों को सूट करता है कि लोकसभा में यहां पर हाथ मिला लें। इसके बाद अतुल साहब फौरन आपके पास भी आ रही हूं इसका जवाब लेने। संजय जी। हाँ, बिल्कुल। आपने देखिए, जिन राज्यों में सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है, वहां आप देखें चुनावी मुकाबला बीजेपी के लिए बहुत आसान है। कांग्रेस लगातार हार रही है, लेकिन बीजेपी को मुकाबला कहां करना पड़ रहा है, मुकाबला बीजेपी को कहां से मिलता है? उन राज्यों में मिल रहा है जो कुछ भी मुकाबला है, कहीं पे चुनौती ज्यादा है, कहीं पे चुनौती कम है। उन राज्यों में जहां एक रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, तो अगर आंध्रा की बात हो रही है तो आंध्रा में दोनों रीजनल पार्टियां स्ट्रांग है और बीजेपी के लिए इनरोड बनाना अकेले दम पर मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से जो आप तस्वीरें दिखा रही थी और सर्वे ये बता रहा है कि टीडीपी ऐसे भी स्ट्रांग दिख रही है, इसके बावजूद वो बीजेपी से शायद करीबियां बढ़ा रही है, जिससे कि लोकसभा के चुनाव में वो इसका फायदा उठा सके। और ये एक यूनिक स्टेट हो जाएगा। नंबर फिर से दिखाइएगा। मैं इसलिए कह रही हूं कि अगर खुलकर चंद्रबाबू नायडू एनडीए में आ जाते हैं तो ये 17 जो कि अभी आप समझ रहे हैं अनुमान है, ये सर्वे के रिजल्ट्स हैं, लेकिन वो 8 भी बहुत सॉफ्ट है। जगन रेड्डी खुद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत सॉफ्ट चले हैं, तो कह सकते हैं कि 25 के 25 एनडीए की तरफ रहेगा। हाँ, वैसे तो आप गिनती कर सकते हैं कि शायद 25 का 25 रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है टीडीपी ने नजदीकियां बीजेपी से बढ़ाने की कोशिश इसी के लिए की है क्योंकि वाईएसआरसीपी भी चाहते हैं कि शायद बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए। तो पहल कौन करता है, इस वजह से टीडीपी कोशिश कर रही है कि पहल खुद करें और एक फॉर्मल अलायंस बीजेपी के साथ बना ले, क्योंकि बहुत बड़ा फायदा लोकसभा में टीडीपी को नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ जरूर फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी का जो कुछ भी वोट है वो और टीडीपी अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक बड़ा फायदा लोकसभा में दिखाई पड़ेगा। ठीक है अतुल जी, अब आपके पास आते हुए बड़े, उसके बाद से आनंद जी फौरन आऊंगे। अतुल जी देखिए, बड़ा प्रश्न ये है कि आज आप लोग लाख चादर या कालीन सब कुछ उस पर डाल दें, लेकिन कतरन नीचे से झांकता हुआ दिखाई देता है। और इसकी वजह यह है कि आप ही लोगों ने इंडिया गठबंधन की शुरुआत इस बात के साथ की थी कि हम बीजेपी के खिलाफ एक यूनाइटेड कैंडिडेट पेश करेंगे और फिर वोट परसेंटेज देखते हुए आप लोगों के चांसेस बहुत बढ़ जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिछड़े सभी बारी बारी नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए का कुनबा बढ़ता चला जा रहा है, आप सिमटते चले जा रहे हैं। ममता जी आंखें तरेर रही हैं, भगवंत मान कह रहे नहीं देंगे 13 में से, नीतीश बाबू निकल लिए, जयंत चौधरी इधर निकल लिए, चंद्रबाबू नायडू हालांकि वहां पर आपका नहीं है, लेकिन ये एनडीए का कुनबा मजबूत हो रहा है। जो आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े मंच पर तस्वीरें खिंचवाई वो सब बेकार हो गया। नहीं अंजना जी, खेल तो अभी बहुत बाकी है और आपके ध्यान में आएगा कि एक के सामने एक ही कैंडिडेट होगा और जैसे कैंडिडेट डिक्लेयर होगा और मैनिफेस्टो इंडिया का जब आएगा तो स्थितियां जो है वो काफी बदलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जितना भी सर्वे आ रहा है और सर्वे में जो भी क्वेश्चन आप रख रहे हैं, जहां तक मैं देख रहा हूं अभी 6 बजे से, ये बात तो तय है कि बीजेपी से नाराजगी है। अब ये टीडीपी भी और वाईएसआरसीपी भी जाएगी, दोनों एक साथ जाएंगे, ये कहना ये पॉलिटिकल कितनी समझदारी की बात है ये आप तय करें और देखने वाले दर्शक तय करें।
क्योंकि जो लोग विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ सामने खड़े होंगे वो एक साथ खड़े हो जाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं। और अभी शर्मिला जी की पारी तो वहां पर अभी शुरू हुई है, तो उसका कितना असर होता है वो भी देखना पड़ेगा, शायद इस सर्वे में वो आया न हो। लेकिन एक बात तय है कि सामने बहनी है जगन रेड्डी जी की, एक कैंडिडेट शर्मिला जी तो बहनी है ना जगन जी की, जिनको आप लोगों ने तो बनाया। हम तो यही कह रहे हैं ना, बहन है तो क्या हुआ, वो तो अभी कांग्रेस की नेता है वहां पर और अपना काम कर रही है, अभी तो शुरुआत हुई है। तो मैं जो वेस्ट बंगाल और पंजाब का जो खेल है वो आएगा ध्यान में धीरे धीरे, अभी मजे कर लेने दो बीजेपी को। तो एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि एक के सामने एक कैंडिडेट होगा और जिन्हें लगता है कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, एक दो लोग जाने से कुछ वैसा असर हुआ नहीं है, लेकिन मुद्दा वही है, जातिगत जनगणना में जितना कंफ्यूजन इन्होंने रखा है बीजेपी ने, कभी हाँ कभी ना का, वो अभी जो नीतीश जी की जो भूमिका रही है वो भूमिका एग्जैक्टली उसके अपोजिट बीजेपी की भूमिका है, तो भूमिका भी नहीं जा रही साथ में, और नीतीश जी की खुद की क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। तो ये दो चार बातें जो है अंजना जी, ये बीजेपी के फेवर में भी नहीं है, कौन से बीजेपी के स्टेट खिलाफ में जाती सर, है। कौन से स्टेट में? यूपी में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मायावती जी तो अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगी ही करेंगी। ऐसा है कि मायावती जी जो आए न आए उनको लेकर हमने कभी बात ही नहीं की थी, लेकिन बहुत हद तक ऐसा नहीं है कि जनता के ध्यान में आ नहीं रहा है कि मायावती जी को मतदान करना यानी डिवीजन कर बीजेपी को जिताना है, उसकी खिलाफ वाली विचारधारा को जिताना है, ये भी उनके वोटर को समझ में आया है ना। 2014 के बाद बहुत सारे चुनावों में मतदान खराब हुआ है, यही बात जो है वो, और जो वोट कटवा लोग है वो वोट कटवा लोगों को पता चली है। हालांकि महाराष्ट्र के आंकड़े दिखा दीजिए एक बार, ठीक है? मैं आ रही हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ। महाराष्ट्र के आंकड़ा पर शहजाद जी इस पर जवाब दीजिएगा। मुझे फौरन मैसेज आया नवनीत राणा जी का, वो कह रही है ये जो आपने अन्य को एकदम ही गायब कर दिया है, मैं तो वहां इंडिपेंडेंट जीतती हूँ, और वो बता भी रही है कि देखिए मेरी तो अपनी पार्टी है, मेरी अपनी पार्टी है, आपने हम लोगों को अन्य को, वाईएसपी उनकी पार्टी है, हमें अन्य को शून्य कैसे दे दिया है, मैं तो अपनी सीट जरूर अच्छा, हैरानी की बात अंजना जी ये है कि आज ही के दिन इन्हीं के बाबा सिद्दीकी छोड़कर आज अजीत पवार जी के साथ शामिल हो चुके हैं। अब बताइए इतना इनको कहां से कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस इतना है, सुन लीजिए पूरी बात, तो मुझे लगता है कि राहुल जी को न्याय यात्रा बंद करके इंडी जोड़ो यात्रा निकाली चाहिए। पहले यात्रा शुरू होने से पहले मायावती जी गायब, उसके बाद आपने देखा ममता जी गायब, उसके बाद देखा मिलिंद जी गायब, उसके बाद देखा आम आदमी पार्टी पंजाब से गायब, फिर बिहार से नीतीश जी गायब, अब पता नहीं उत्तर प्रदेश से कौन कौन गायब हो जाएगा। जनता भी गायब हो रही है, जनता भी इनको कोई प्रतिसाद नहीं दे रही है। और यदि इतना कॉन्फिडेंस है अतुल लोंढे पाटिल जी, तो जानी दुश्मन के साथ काहे बोल रहे हो गठबंधन करने के लिए? आपकी जानी दुश्मन जिनको कहते हैं अधीर रंजन चौधरी, वो कह रही है आपसे बंगाल में कि पूरे देश में 40 सीट नहीं आने वाली आपकी। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, हमारे लिए तो खड़गे जी कह रहे 400 पार, आपकी साथी ममता दीदी कह रही है कि इस बार कांग्रेस को 40 नहीं मिलेगी। तो ये आप देख लीजिए, मैं इसमें होता है चैलेंज कर रही है दुबे जी, जब हम कह रहे हैं कि 150 पार, तो हमारी बात नहीं मानेंगे। हम भी एक पार्टनर हैं, ममता दीदी भी एक पार्टनर हैं, वो कह रही हैं कि 40 कैसे आएंगे, तो बड़ा प्रभावशाली वक्तव्य मान रहे हैं। हम 150 पार, हम कांग्रेस को 150 पार कह रहे हैं, क्या कम है? नहीं, कांग्रेस को 150 पार अकेले के लिए कह रहे हैं। बताइए नहीं, एक मिनट, कांग्रेस पार्टी को 150 अकेले कह रहे हैं, तो हम क्या गलत कह रहे हैं? और अंजना जी एक मिनट, हालांकि देखिए ममता दी का अगर हमारा सर्वे ये देखें तो 22 के जस की तस वो बनी हुई दिखाई दे रही है सर्वे के मुताबिक। बीजेपी की एक सीट बढ़ रही है पश्चिम जेडीयू के प्रवक्ता जी ने भी कहा, जेडीयू के प्रवक्ता जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है। अरे भाई आप बताइए, नीतीश बाबू के अलावा एक पार्टी का नाम बता दीजिए जो इंडिया गठबंधन से बाहर गया हो। आप नहीं बता सकते। अफवाहों पर राजनीति नहीं चलती, कल्पना पर राजनीति नहीं चलती, राजनीति चलती है सच्चाई पर, और सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन से केवल एक पार्टी निकली है, जेडीयू, बाकी सभी पार्टी साथ में है, और आपको हराने के लिए उतने काफी हैं। दो चार बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। वंचित के आने से तो और मजबूत हम महाराष्ट्र में हुए, जिसका आंकड़ा पंजाब में आम आदमी पार्टी क्या कर रही है दुबे जी? मैं वही कह रहा हूं कि नाराजगी अलग होती है, कह रहा हूं? नाराजगी अलग होती है, और तो हमसे दूर होके जाना अलग बात है। ठीक है, हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब बड़ा है। उद्धव ठाकरे जी वंदे भारत में आजकल चलकर खूब फोटो आजकल सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, क्यों न क्या माजरा है? कहीं चुनाव आते नहीं, क्यों न चले? वंदे भारत देशवासियों के लिए है, हम भी देश में रहते हैं, देश के नागरिक हैं, तो वंदे भारत से हम चल रहे हैं। अब बताइए, हम वंदे भारत से जाएं तो भी आपत्ति, हम बस में जाएं तो भी आपत्ति। हम तो पूछ रहे थे
हम तो खुश हैं। हमारा काम है सवाल खड़ा करना। हम तो हम तो खुश हैं। दुबे जी आप तो ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं, खुश है, इतना गुस्सा ये मत खुश हैं। देखिए। नहीं, बहुत ये खुशी तापमान का अगल गुस्सा बगल है। बढ़ा रहता है। नहीं, ये खुशी का गुस्सा है। पंजाब लेकिन एक बार पंजाब से पहले एक बार जरा पश्चिम बंगाल में दिखाना चाहती हूँ। पश्चिम बंगाल में देखिए, अगर यही नतीजे रहते हैं तो फिर ममता दी के लिए ये झटके से कम नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की सीट्स नहीं बढ़ रही हैं। हालांकि वो अपनी सीटें 22 बरकरार रख रही हैं 2019 की, लेकिन 19 सीटें, एक सीट की बढ़त बीजेपी को ही वहां पर हो रही है। यानी क्या बीजेपी अपने आप को वहां पर अब एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो रही है? पंजाब पे जल्दी से बोल लीजिए, फिर आगे। ठीक है, मुझे लगता है कि राजनीति में कभी कभी ये भी समझना चाहिए कि वहां की रणनीति भी काम करती है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कभी एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते, और ये अंदरूनी समझ है एक तरीके की कि वहां पर एक तो जो पिछले 2017 से अगर आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी या विपक्ष में थे, आज ये सत्ता में, वो विपक्ष में है। अगर दोनों एक साथ आ जाएंगे तो फिर वहां पे इनवाइट करेंगे कि अकाली दल और भारतीय जनता तो ये पार्टी गठबंधन फिर मिलके लड़ेगा कहाँ पे? ये गठबंधन दिल्ली में लड़ेगा, ये गठबंधन गुजरात में लड़ेगा, ये गठबंधन गोवा में लड़ेगा। लेकिन पंजाब के अंदर दोनों स्ट्रेटजी के साथ साथ लड़ेंगे, फ्रेंडली फाइट्स होगी और स्वीप करेंगे वहां। शहजाद देखिए, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस बीजेपी की 1-on-1 फाइट है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां पर तो क्या हो रहा है आपके सर्वे ने बता दिया। जहां पर आवश्यकता है, कहीं पर तो बने हुए हैं, जैसे झारखंड, तमिलनाडु, वहां पर तो बने हुए गठबंधन है। बिहार में बना हुआ था, अब वो डिस्टेबलाइज हो गया, अब वो गठबंधन नहीं बचा। अब मैं कह रहा हूं कि जहां पर इनको गठबंधन की आवश्यकता है, जैसे कि पंजाब, जैसे कि पश्चिम बंगाल, जैसे कि महाराष्ट्र, वहां पर तो एक दूसरे के प्रति किस प्रकार के भाव प्रकट हो रहे हैं देख लीजिए एक बार। उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, वहां पर अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैंने इतनी सीटें दे दी है, लेना है तो लो। वो सीटें मांगते 20, उसमें पता चलता है कि एक जो कैंडिडेट जिंदा नहीं है उनके लिए भी सीट कांग्रेस पार्टी मांग रही है 20 सीटों में। तो इस प्रकार का तो ये गठबंधन है, इसलिए है क्योंकि इनके पास मिशन विशन नहीं है, केवल ये कंफ्यूजन, कमीशन और करप्शन का गठबंधन है। इसलिए आप देखिए, झारखंड से लेकर दिल्ली तक, और ये कह रहे दिल्ली में आपने दिखाया है अभी कुछ देर पहले, दिल्ली में दोनों मिल गए तब भी हमारे 57% वोट है, और सातों की सातों सीट हम जीत रहे हैं दिल्ली में। बताइए, तो साथ मिलने के बाद भी क्या मिल रहा है? चलिए जल्दी से, एक बार एक खबर आ रही है, उससे पहले संजय जी एक बात बताना चाह रहे हैं, उसके बाद पंजाब के बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। देखिए, कभी भी गठबंधन नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी के बीच में नहीं होता है। शायद हम बहुत ज्यादा उस पर चर्चा करते हैं कि दोनों में झगड़े हो रहे हैं। ऐसा किसी भी राज्य में जब होगा, नंबर 1 और नंबर 2 में गठबंधन होना असंभव है। शायद एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो रही है कि दोनों एक तरह से अलायंस कर लें। ऐसा ही कुछ बिहार में भी है, जहां पर आप देखते हैं 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, सारा कॉम्बिनेशन 3 के साथ बनता है नीतीश बाबू के साथ। लेकिन देखिए, ये खबर तात्पर्य आप नहीं समझी। आप तात्पर्य समझे। संजय जी क्या कह रहे हैं? संजय जी कह रहे हैं कि जिन राज्यों में भाजपा एस्टैब्लिश्ड लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, वहां पर भी 1 और 2 जो है एक साथ लड़के हमें ही हराने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब भाजपा आज सेंट्रल पोल बन चुकी है भारतीय राजनीति की, ये उन्होंने बोला है, ये उन्होंने साबित किया। चलिए ठीक है, एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश की एक खबर जिसकी सुगबुगाहट आप पिछले 3 दिनों से सुन रहे हैं। मैं आपसे मांगूंगी, इस पर चर्चा करेंगे। एक सेकंड। अंतिम दौर में दोनों पार्टियों की बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि मुलाकात भी हो चुकी है, जो शीर्षस्थ नेता है बीजेपी के, उनसे भी मुलाकात हो रही है। आरएलडी ने 4 सीटें मांगी है, बीजेपी ने 2 का ऑफर दिया। माना जा रहा है 3+1 पर कोई समझौता हो सकता है। 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा सीट पर बात बन सकती है। इसके पीछे बीजेपी का जो तर्क है वो आपको बता दें, क्योंकि 2019 में आरएलडी ने सपा बीएसपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था। सिर्फ 3 सीटें लोकसभा में वो लड़ी थी, जिसमें मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर, और आपने देखा था कैसे पिछले 2 चुनाव में, 14 में, 19 में सफाया हो गया है आरएलडी का। मतलब आप कल्पना करिए कि खुद जयंत और उनके पिता अजीत सिंह दोनों ही चुनाव में हारते चले जाएं। हालांकि आपको बता दें, जयंत अखिलेश के समर्थन पे राज्यसभा में पहुंचे हैं, ये भी दिलचस्प है। लेकिन इन सब के बीच जो पूरी कहानी है वो ये है कि कई जगहों पर लगभग 40 सीटें हैं यूपी की, जहां पर जाट सीट प्रभावी माना जाता है। उसमें से अगर पिछली बार आप देखें, ये 3 एक साथ जब आए थे, एसपी, बीएसपी और आरएलडी, तो बहुत सारे, चाहे मुजफ्फरनगर हो, अमरोहा हो, इस पूरे इलाके में, बागपत वाले इलाके में अच्छा खासा बीजेपी को प्रॉब्लम्स हुई थी। तो ये स्ट्रेटेजिकली क्या फायदेमंद है इनके लिए, शशि जी? देखिए अंजना, जाट आमतौर पर वेस्टर्न यूपी में 50% या उससे थोड़े ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप तमाम जाट बहुल सीटों पर देख लीजिए। तो ये तो जयंत के लिए एक तरह से लॉटरी खुल रही है कि वो उनको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ मिला रही है, और भाजपा भी नीतीश जी के बाद जिस तरह इनको तोड़ा है उसने, यानी वो एक एक सीट पर भी इस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें 400 का आंकड़ा पार करना है
इसके लिए जिसको भी अपने साथ लाना हो हम लाए। जाट वोट का एक बहुत बड़ा हिस्सा 60-70% पिछली बार बीजेपी की तरफ गया था, तो सबको इधर मिलकर वो एक तरह से कह लेते हैं सबके लिए ये फिसलना अच्छा है। संजय जी फिसल गए और हर हर गंगे बोल दिए कि हम तो आ गए हैं इधर क्योंकि उधर कांग्रेस ने ये किया वो किया ये किया, सब पर दोष मढ़िए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, उनकी लोकप्रियता, शायद वो छतरी है जिसके नीचे से बैठना चाहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा अंजना जी, मेरा भी मानना यही है कि सब अब लगता है ऐसा लगने लगा सब कोई एक बहाना एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो एनडीए गठबंधन को छोड़ के चाहते हैं कि एक जो विनिंग गठबंधन जो ऐसा दिख रहा है अभी, और निश्चित रूप से मुझे लग रहा है 2024 के चुनाव में एनडीए बहुत मजबूत है, तो सब एक एक्सक्यूज ऐसा बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो अपने वोटरों को आश्वस्त कर सके कि वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं है। और उन्होंने एक तरह से एक इशू पे एनडीए गठबंधन को छोड़कर इंडिया गठबंधन को और शामिल एनडीए किया। भी इसलिए मौका दे रहा है ताकि 400 पार कर सके। हाँ। लेकिन ये बात जरूर है कि छतरी बड़ी छतरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, और सबको लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी के जो कहते हैं ना राइडिंग ऑन द बैक ऑफ पीएम्स पॉपुलैरिटी अपनी नैया पार लगाएंगे। बिल्कुल, और शायद इसीलिए पीएम भी आप कह रहे हैं कि एनडीए इस बार 400 पार, लेकिन ये होगा नहीं होगा